नवजीवन ग्रुप पहले ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने वर्ल्ड में आयुर्वेदा का एक्सपोर्ट किया। ये उस समय की बात है जिस समय आयुर्वेदा का कोई समझता ही कुछ नहीं था। Exactly. ट्रम्प, या मैं उनको कहूँ टायरेंट ट्रम्प या टैरिफ ट्रम्प, अंदर से तो ये डर लग रहा है कि टैरिफ तो लगा दिया है, पर अब अगर चाइना के साथ मिल गया इंडिया, अमेरिका तो आइसोलेट हो जाएगा ना, अंदर से उसको ये डर लग रहा है। तो हम लग्जरी आइटम्स पे जरूर टैक्स लगा सकते हैं। वो ऐसा देश है जिसे हम कहते हैं 2 बिलियन की लड़ाई में फायदा बंदर उठा के ले जाता है। हम अफगानिस्तान का वॉर जीत गए, पर सही रियलिटी ये नहीं है। आप भागे थे अफगानिस्तान से भागे थे और वियतनाम से भी भागे थे। ट्रम्प डेड इकोनॉमी बोल रहा है हमारी इकोनॉमी को, और विपक्ष भी डेड इकोनॉमी बोल रहा है। अमेरिका हमसे सामान क्यों ले रहा है? डेड इन्वेस्टमेंट थी और डेड इकोनॉमी थी। मोदी जी ने जो भारत के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम ब्रॉडकास्ट पर। हर हफ्ते हम तमाम नए मेहमानों से आपको मिलाते हैं। उनके काम की वजह से वो चर्चा में रहते हैं और अपने काम की वजह से दे आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ डिफरेंसेस टू वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ऐसे एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, मोनिका सूद जी। मैम बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया कि आपने पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कन्वर्सेशन शुरू करें, मैम मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में बताऊं, क्योंकि आप बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। आप बहुत सारी महिलाओं को ये बता सकती हैं कि एक फैमिली को संभालने के साथ साथ आप ग्लोबली कैसे काम कर रही हैं। मैं तारुफ कराता हूं मैम का बहुत जल्दी से। शी इज सीईओ नवजीवन ग्रुप, चेयरपर्सन है नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी काउंसिल की, सोशियो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत इनका रुझान और रुचि रहती है। इसके अलावा शी इज अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट। बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को गाइड करने के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में। इसके अलावा शी इज अ ग्लोबल आयुर्वेदिक विजनरी। मैम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हैं? और आपकी फैमिली भी है, यू लुक आफ्टर योर किड्स एंड हस्बैंड। यस, एक्चुअली मेरे पिताजी से मैंने सब कुछ सीखा है। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरे पिताजी गुजर गए, तो काफ़ी देर से वो बीमार थे। एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल लीडर थे और साथ में वो अपने फादर की लेगेसी, जिस लेगेसी को मैं बढ़ा रही हूँ, जिसका आपने नाम लिया नवजीवन ग्रुप का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी पूरी दुनिया में जब 1923 में मेरे दादाजी ने स्टार्ट की, और हम पहले ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने वर्ल्ड में आयुर्वेदा का एक्सपोर्ट किया। ये उस समय की बात है जिस समय आयुर्वेदा का कोई समझता ही कुछ नहीं था। We were under the British rule, so of course allopathy was taking more chance over Ayurveda, but at that time आप चाहे बोल लीजिए it was a kind of freedom movement or it was a kind of more about Ayurveda, that we had to prosper Ayurveda, we had to proclaim Ayurveda in the entire world. So my grandfather, he started Navjeevan. It's a good thing to hear, because मैम जब ब्रिटिश रूल हमारे पास था, जब फिरंगी हमें रूल कर रहे थे, that time we were more into food and home and houses and partition का वक्त था मैम। वो सिनेरियो बहुत ही ख़राब था इंडिया के लिए, और उस टाइम पे आयुर्वेद को लेकर ये विजन होना, और आज देखिए आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है आयुर्वेदा की। लोग आयुर्वेदा की तरफ स्विच कर रहे हैं अपनी तमाम बीमारियों के लिए, और साइंस भी कहता है कि आयुर्वेदा एक दवा बहुत सारी बीमारियों को क्योर करती है। मैम इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड डील और डेफिसिट और टैरिफ को लेके बवाल मचा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ट्रम्प कितना शूडली इंडिया को दबाने की, झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई 50% टैरिफ हम लगाने जा रहे हैं। मैम डोंट यू सी कि इस तरह की पेनाल्टी लगाने से क्या अमेरिका को नुकसान नहीं है? आप किसी देश पर टैरिफ 50% लगा देते हैं, लेकिन चीज़ें आपके देश में भी तो महंगी होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रम्प, या मैं उनको कहूँ टायरेंट ट्रम्प या टैरिफ ट्रम्प, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, उनके कुछ फायदे हैं इसमें। सबसे पहले कि उनका मानना और कहना ये है कि हम रशिया से, ये मामला सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ था क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से। भारत 80 से 85% जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से, और करीबन 35 से 40% रशिया से इंपोर्ट करता है, और बाकी जितने भी 40 और देश हैं, जिसमें ब्राजील हो गया और बाकी ओपेक कंट्रीज है, उससे ये जो है इंपोर्ट करता है तेल। बट रशिया कहता है कि जो तेल आप इंपोर्ट करते हो वो आप एक अंडर कैप जो आता है, जो एक पर बैरल हम लेते हैं पर डॉलर के हिसाब से, वो आप सस्ते दामों पे, हमारा कोई पर डॉलर 58 से लेके 65 के बीच में हम लोग पर बैरल पर डॉलर परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो वो कहता है कि जो आप ये
खरीद रहे हैं उसकी जो इनकम रशिया को हो रही है वो डायरेक्टली यूक्रेन को के ऊपर जितना भी इस टाइम तनाव है और जो वॉर चल रहा है वो वहां पर यूज कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। उसका कहना ये, इसको मैं समझाती हूँ। दूसरा उनका मानना ये है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रशिया का जो दबदबा है एशियन कंट्रीज में, क्योंकि चाइना भी तो रशिया से तेल ले रहा है, बाकी और कंट्रीज भी ले रही हैं, और इंडिया भी ले रहा है, बट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फ्रॉम रशिया ऑफ द क्रूड ऑयल। सो उसका कहना ये है कि अगर ये खत्म हो जाए, क्यों खत्म करना चाहता है, बैक ऑफ द माइंड में ट्रम्प के ऐसा है कि उनके शेल ऑयल जो हैं, जो शेल ऑयल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर अमेरिका है। शेल ऑयल क्या होता है? शेल ऑयल एक शेल रॉक्स होते हैं जिनमें से तेल निकलता है, शेल गैसेस भी बनती हैं, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको हम LNG बोलते हैं, वो चाहता है कि इंडिया उस पर निर्भर हो जाए, इंडिया वो अमेरिका से ले, इंपोर्ट करना शुरू कर दे। जबकि हम रशिया से लेते हैं, हमारी जरूरत वहां से पूरी हो रही है, बाकी और देशों से, यूएई और बाकी सबसे ओपेक कंट्रीज अपने बोला उससे हो रही है, तो हमें अमेरिका से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उल्टा जो 35 से 40% तेल हम रशिया से लेते हैं उसको रिफाइन करके ये तेल अमेरिका हमसे खरीद रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल, क्योंकि रिफाइन तो वो कर नहीं रहा वहां पे। तो इस कारण से रशिया का जो इम्पैक्ट है वो एशियन कंट्रीज में खत्म करना चाहता है। तीसरी बात ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक मेरे ख्याल से लास्ट प्रेसिडेंशियल टर्म होगा, टेन्योर हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ मैं सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट हूँ और मैंने पता नहीं क्या क्या किया है और मैंने बहुत सारी सीज फायर्स करवाई हैं। और इनका अमेरिका फर्स्ट का ही एक नारा था जिसके तहत इन्होंने ये जीती है, अपनी इलेक्शन जीती है, और इन्होंने ये बोला था कि हम कहीं वॉर नहीं होने देंगे, हम वॉर नहीं करेंगे, हम कहीं पे अटैक नहीं करेंगे। पर अभी हाल ही में रिसेंटली इन्होंने ईरान में B2B बॉम्ब गिराया, उसमें क्या लोग नहीं मरे, उनका नुकसान नहीं हुआ। अब मैं वापस आती हूँ यूक्रेन वाले मुद्दे पे कि इन्होंने बोला कि हम यूक्रेन के ऊपर जो मतलब टैरिफ है वो यूक्रेन जो है उसके ऊपर मतलब वहाँ से पैसे मतलब जो रशिया ले रहा है हमसे, वहाँ पे वो यूक्रेन पे खर्च हो रहे हैं। पर जो तेल हम रिफाइन करके यूएस को दे रहे हैं 45%, उसका क्या, वो कहाँ यूज कर रहे हैं। मैम एक पॉइंट ये भी है कि अमेरिका भी रशिया से यूरेनियम प्रोडक्ट्स ले रहा है। हाँ जी। तो आप एक तरफ तो रशिया से खुद भी ट्रेड कर रहे हैं और भारत को आप रोक रहे हैं। इसके अलावा मैम एक सवाल ये भी है कि अगर हम डेटा को स्टडी करें तो इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड और पामोलिन और गैसोलिन और ये सब चीजें रशिया से खरीदता है। उसके बाद ईरान है, फिर सऊदीया है, उसके बाद चौथे नंबर पर अमेरिका है। लेकिन मैम जिस तरह से ट्रम्प ये दादागिरी कर रहे हैं, क्या लीगल चीजें, क्या लीगैलिटी के हिसाब से देखा जाए, क्या हम ये WTO में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्या? और पीएम ने कह भी दिया, पीएम ने कह दिया है कि हम अपने हितों को ध्यान में रखेंगे, विल लुक आफ्टर आवर होम इंडस्ट्री एंड पीपल, हम अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं है। तो क्या मैम इससे थोड़ी सी तल्खी बढ़ेगी, चाइना से क्या क्लोज होंगे हम? पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छे से और जो जयशंकर सर उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को संभाला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि हम लोग इनके आगे नहीं झुकेंगे, नहीं, और झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अब झुक गए तो ये एक स्लेवरी, इकोनॉमिक स्लेवरी मॉडल बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। और अगर स्लेवरी मॉडल बन गया, कल को तो कोई भी देश उठ के खड़ा हो जाएगा और कोई भी कंट्री किसी भी टैरिफ या कोई पेनल्टी लगा देगा। अब रही बात अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की करें, WTO की, तो UN सैंक्शंस ने आज तक UN ने कभी रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाए। WTO में कहीं नहीं लिखा गया कि आपको इतना टैरिफ, इतनी पेनल्टी पे करनी है, कहीं कुछ नहीं है। और ये जो ट्रम्प कर रहे हैं वो अपने एक इंटरनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ के तहत कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ में वैलिड नहीं है जी। तो इसलिए अगर जैसे आपने बोला कि चैलेंज करना चाहिए, डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। अभी इंडिया ने WTO में एक कंप्लेंट डाला है, बट मेरे हिसाब से एक सॉवरेन नेगोशिएशन के लिए सॉवरेन कंट्री, साथ में ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना और जितने भी हमारे एशियन देश हैं, उनको मिलकर WTO में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ये कंप्लेंट करना चाहिए, ताकि ये दादागिरी, ये जबरदस्ती ट्रम्प की नहीं चले। एक बात बताइए, चाइना को तो आपने 90 डेज का एक आपने विंडो दे दी, इंडिया का आप इतनी जल्दी लगा रहे हैं 27 अगस्त से हमारे पर टैरिफ इम्पोज करना अमेरिका शुरू कर देगा। लेकिन मैम एक चीज ये भी है, क्या इंडिया काउंटर टैरिफ, क्या हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है दैट वी कैन पुट अ काउंटर टैरिफ ऑन अ डिफरेंट कंट्रीज और अमेरिका?
सबसे for say? पहले 27 अगस्त से इसलिए ये लेवी करना चाहते हैं टैक्स क्योंकि 31 को एससीओ है और मोदी जी ने स्वीकार किया है कि मैं चाइना में एससीओ में जाऊंगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाऊंगा। तो अब ट्रम्प को अंदर से तो ये डर लग रहा है कि टैरिफ तो लगा दिया है पर अब अगर चाइना के साथ मिल गया इंडिया तो बातचीत हो गई तो हम तो बिल्कुल आइसोलेट हो रहे हैं, अमेरिका तो आइसोलेट हो जाएगा ना, अंदर से उसको ये डर लग रहा है। तो इसलिए 27 अगस्त का उसने इम्पोज कर दिया कि हाँ अभी हम इससे टैरिफ लगाएंगे। क्या हम उन पर हम भी टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस कंडीशन में है कि हम भी उन पर बोलें कि भाई आप 50 लगा रहे हैं तो हम 75 लगा देंगे? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, लगाने को तो हम टैरिफ लगा सकते हैं पर ये ब्लैंकेट रिटेलिएशन दो कंट्रीज में ना ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देगा और जो दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय हम यूएस को कम से कम मतलब काफी हाई मात्रा में अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट यस, हम एक सिग्नल देने के लिए, एक ऐसा संकेत देने के लिए कि यूनिलैटरल कोरेसिवनेस नहीं चलेगा यूएस का हमारे ऊपर, तो हम उनके लग्जरी आइटम्स पे जरूर टैक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे वो हमसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं अपने फार्मा के लिए, अगर हम उस पर टैक्स लगाएंगे तो उनके एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी वहाँ, क्योंकि मैम सबसे अधिक जेनरिक दवाइयाँ इंडिया अमेरिका को भेजता है, इंडिया भेजता है। तो अगर उसके ऊपर हम, अब आप एक चीज देखिए, ट्रम्प का हिपोक्रेसी देखिए कि ट्रम्प ने लेदर गुड्स के ऊपर, हैंडलूम्स पे, टेक्सटाइल्स के ऊपर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन सब पे तो टैक्स इम्पोज कर दिया, तेल पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 40% तेल हम बेच रहे हैं ना, वहां पर टैरिफ लगाएगा तो वहां पर कीमतें बढ़ जाएंगी ना उसकी। तो उसका दोगलापन तो मतलब समझ के बाहर है सबके। मैम एक इशू ये भी है कि ट्रम्प ही इज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर, वो जिस भी देश पर चाहते हैं टैरिफ इंपोज कर देते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। वो अमेरिका बहुत बड़ा एक कंट्री है जो डोमिनेंस करता है, डॉलर बहुत डोमिनेट करता है मैम हमको। लेकिन अगर आप इस तरह से धमकी भरे लहजे में आप कहेंगे, आप धमका रहे हैं कि रशिया के साथ आर्म्स एम्युनिशन डील भारत रद्द कर दे, रशिया से वो क्रूड को लेकर अपना डील रद्द कर दे, तो इस तरह से अगर डिक्टेटरशिप हम करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पर जाके ये, अभी तो ट्रेड वॉर लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में हम रिलेशन खराब होने बिल्कुल तय है, इंडिया अमेरिका या कोई भी कंट्री हो। डेफिनेटली, क्योंकि अब देखिए जब कोई कंट्री ऐसी जो अपने आप को सुपर पावर कहती है या कोई इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है, तो अगर वो किसी के ऊपर ऐसी दादागिरी करेगी, ऐसे डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव करेगी, तो सारे जितने भी और देश हैं वो कितनी देर तक ये चीज़ें टॉलरेट करेंगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स में जैसे जो हमारी कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं कि एक अपना रुपी डॉलर की जगह रुपी में ट्रेड कर सकती हैं, युआन में ट्रेड कर सकती हैं, रुपी रूबल में ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डॉलर डिप्लोमेसी कम हो जाएगी। डॉलर डिप्लोमेसी कम होनी जरूरी है। अगर डॉलर आइसोलेट नहीं होगा तो ये तो जो दादागिरी चलती जाएगी, क्योंकि ट्रम्प को लगता है कि वो हर डील डॉलर में होती है, तो इसलिए उनको एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस लगाने का मौका मिल जाता है, जबकि उनके पास इस चीज का कोई राइट नहीं है। बट फिर भी डॉलर डिप्लोमेसी के तहत वो ये हर किसी के ऊपर ये इम्पोज करना चाहते हैं। और जो मेरे सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि हम डॉलर में डील क्यों करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, ब्रेटन एग्रीमेंट 44 कंट्रीज के बीच में। उस समय यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व था और गोल्ड सप्लाई भी था, जिससे कि डॉलर जो एज अ करेंसी वो काफी स्टेबल करेंसी थी। तो इसलिए सब 44 देशों ने मिलकर तय किया था कि जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होगा वो डॉलर के हिसाब से होगा, क्योंकि करेंसी स्टेबल रहती है। बट इस चीज का बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है अब, और ग्लोबली मिसयूज हो रहा है। राइट, ठीक है। लेकिन मैम क्या G20 और ब्रिक्स में इस इशू को if हम रेस करते हैं तो क्या कुछ इम्पैक्ट अमेरिका पे पड़ेगा? क्योंकि ब्रिक्स से वैसे भी ट्रम्प बहुत चिड़े हुए हैं, उनका पारा हाई रहता है। ब्रिक्स का हम जब भी ब्रिक्स को डिस्कस करते हैं, क्वाड को प्रमोट बहुत करता है अमेरिका, लेकिन ब्रिक्स को लेके बहुत उनके नाराजगी है। क्या G20 में अगर इंडिया इस इशू को रेस करता है
तो आपको लगता है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया? Yes, definitely. It will be truly beneficial for India because all the BRICS countries, when they will come together and when they will fight against US, so it will actually isolate US completely. अगर मैंने वही बात आपको की कि अगर डॉलर डिप्लोमेसी खत्म हो जाए, हम अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दें, अपनी करेंसी के हम एक अपना ऐसा अलायंस बना लें सारी कंट्रीज कि हमने डॉलर में ट्रेड ही नहीं करना, राइट, तो डॉलर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो ही विल बी इन ट्रबल। मैम क्या हम नेगोशिएट करने के स्टेज पे हैं? मतलब इंडिया और अमेरिका कुछ नेगोशिएट बीच का कर ले, क्योंकि ट्रम्प बहुत जिद्दी है, ही इज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन, वो सुनता नहीं है किसी की। Actually, Trump comes from a background as of a real estate developer, so he's a true businessman rather than a true politician. Right. So what I would say कि इसमें एक सजेशन देती हूँ इंडिया को क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर बीच का वे, मैं इसमें झुकने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बीच का वे हम ये यूज कर सकते हैं कि जैसे कि वो LNG हमें सप्लाई करना चाहते हैं, शेल ऑयल सप्लाई करना चाहते हैं, Right. तो अगर हम उनसे कुछ मात्रा में वो शेल ऑयल या हम उनसे LNG लें तो उस पर रिवर्सल टैरिफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा लोगों को बताना चाहूँगी कि आजकल इंडिया में हम सोलर पावर से अपनी सारी एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से बना रहे हैं, तो जितना हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पावर बनता है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ग्रिड में वापस चला जाता है और उतना वो हमारे बिल में से डिडक्ट हो जाता है। Right. ये बात तो हर किसी को पता है, हर कोई समझ Right. सकता है। वैसे ही अगर हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं यूएस से, तो जितना हमने इम्पोर्ट किया है उसका टैरिफ रिवर्सल हो जाना चाहिए, उतना टैरिफ कम हो जाना चाहिए। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब मिडिल पाथ ले सकते हैं, पर दादागिरी से नहीं। जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मतलब मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा कर दूंगा, इस हिसाब से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो थोड़े लीनियंट हों, अगर वो आराम से बात करें, तो इस चीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं। वर्ल्ड इज अ ओपन इकोनॉमी एंड वी ट्रेड विद ईच अदर। Yes. लेकिन मैम एक मसला डिफेंस को भी लेकर है कि हम अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, उनके जेट्स हमारे पास हैं, हम आर्म्स एमिनेशन खरीदते हैं, लेकिन हाँ हमारे साथ रशिया भी है, वी ट्रेड विद इजराइल ऑल्सो, विद फ्रांस ऑल्सो। लेकिन क्या अगर डिफेंस डील को लेकर मैम मामला फंसता है तो क्या हम अमेरिका से कट हो सकते हैं? क्या इस स्थिति में भारत है, क्योंकि डिफेंस का बजट भी हमारा बहुत बड़ा हो चुका है और हमारे पास चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन भी हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ऑफ कोर्स ऑप्शंस ले सकते हैं फ्रांस से, इजराइल से, रशिया से, Right. और हम रशिया से भी काफ़ी अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रशिया से ही एक्चुअली कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका का तो हम बेच भी रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि ऑप्शंस हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ तो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नो डाउट कि हमने इजराइल से, फ्रांस से, रशिया से, यूके से डील की, अभी FTA डील भी हुई है, तो ये सब डील्स की हैं। बट इसके अलावा एक यूएस को ये लगना चाहिए कि हाँ, अगर इन्होंने इन सब से डील कर ली है और ये आर्म एमिनेशन वहाँ से ले रहे हैं, डिफेंस अपना इक्विपमेंट वहाँ से ले रहे हैं, तो हमारा उनका जो अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा, उनके पास पैसा नहीं जाएगा। Ma'am, World Economist also says कि if he raises a tariff, America is going to affect his own economy, और ये कह रहे हैं कि there will be a lot of inflation issues and price war would start in America. Yes. तो ये ट्रम्प इतना जिद तो दिखा रहा है, बट क्या अपनी इकोनॉमी की चिंता इनको नहीं? इनको पता है कि भाई हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो दिस विल हिट आवर मार्केट आल्सो। उनके जो इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप वाले जो लोग हैं, जो भी उनके इंटरनल सारे ब्यूरो बिजनेसमैन हैं, वो ऑलरेडी उनसे परेशान होना शुरू हो गए हैं। अगर आप उनसे जाके बात करेंगे तो इस टाइम वो इतनी दिक्कत में हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ट्रम्प को इलेक्ट क्यों किया है। अब भी ट्रम्प कहते हैं कि हमें उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए, कि हम उसके लिए भी Is it just self-praising? Lot of self-praising. lot of self-praising actually. Right, You are right. right. So, मैम क्या इंटरनेशनल कोर्ट में हम जा सकते हैं? WTO का आपने जिक्र किया, लेकिन इसका एंड क्या है मैम? क्योंकि ट्रम्प मानने वाला तो नहीं है। नहीं, हम ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं कि ट्रम्प मानने वाला नहीं है। जब हम ट्रम्प को अपनी ताकत दिखाएंगे, सब लोग मिलके दिखाएंगे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में हम डेफिनेटली WTO के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। हम एक्चुअली जा सकते हैं अपना आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर, वी कैन फाइल अ कंप्लेंट ओवर देयर। एज फार एज हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि जैसे कि ये डोमेस्टिक रूल के अंडर, डोमेस्टिक लॉ के अंडर ये सब चीज़ें इम्पोज टैरिफ्स हम पे किए जा रहे हैं, हमारा एज एन इंडिया वी फॉलो द कॉमन लॉ।
अमेरिका ऑल्सो फॉलोज द कॉमन लॉ बट दे ऑल्सो हैव द फेडरल कोर्ट्स। तो अगर हम फेडरल कोर्ट में इनका ये टैरिफ और पेनल्टी चैलेंज कर दें तो उससे जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर बहुत जुडिशरी पे प्रेशर पड़ेगा। हम एक ये काम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हु इज बेटर फॉर अस, रिपब्लिकन्स और बाइडेन हमारे लिए अच्छे थे या ट्रम्प हमारे लिए अच्छे हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए इनके पहले जो प्रेसिडेंशियल टर्म था उसमें तो ट्रम्प हमारे लिए ठीक ठाक थे, उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट भी किया और इसी वजह से मोदी जी ने भी उनका इस बार इलेक्शंस में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बट ऐसा है कि यूएस एक ऐसा देश है, मैं खुले हम ये बोल रही हूँ कि जो वेट एंड वॉच करता है और वो किसी का सगा नहीं है। वो ऐसा देश है जिसे हम कहते हैं 2 बिलियन की लड़ाई में फायदा बंदर उठा के ले जाता है। तो ये एक ऐसा बंदर है जो देख रहा है और सबको लड़वा के खुद का फायदा उठा रहा है। जब अपने ऊपर बात बनी, जब अपने आप को एक हायर पेडेस्टल पे शो करना था तो इसने टैरिफ इम्पोज करने शुरू कर दिया है। इसको प्रॉब्लम इस चीज़ की भी है कि हम लोगों ने ये नहीं एडमिट किया, हम क्यों फॉल्सली एडमिट करें कि सीज फायर इसने करवाया है पाकिस्तान और इंडिया में, क्यों एडमिट करें? आप स्टडी लॉट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे रोनाल्ड रीगन हो, निक्सन हो, बुश जूनियर बुश की बात करें, अभी तक मुझे अमेरिका के बारे में एक चीज़ समझ में आई है कि वो सिर्फ अपना स्वयं का हित देखते हैं, दे सी देयर ओन बेनिफिट। उनको फर्क नहीं पड़ता इंडिया के साथ दोस्ती कितनी रहती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ईरान को मार देते हैं, वो जाके अजरबैजान को मार देते हैं, मिडिल ईस्ट की सारी लड़ाई करवा देते हैं, इजराइल को आर्म्स एम्युनिशन देते हैं। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान का वॉर किसने किया, वियतनाम का वॉर किसने किया, और पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया गया कि हम वियतनाम का वॉर जीत गए, हम अफगानिस्तान का वॉर जीत गए। पर सही रियलिटी ये नहीं है। आप भागे थे अफगानिस्तान से भागे थे और वियतनाम से भी भागे थे। वियतनाम का तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे फादर ने खुद सर्वेलेंस किया है वियतनाम वॉर। उन्होंने किताब लिखा है उसके ऊपर कि अमेरिका को कैसे भगाया था वियतनामीज ने और क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसके ऊपर पूरी उनकी किताब है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे पिताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मतलब अमेरिका सिर्फ अपने आप को अच्छा बताना चाहता है। एक बीच में एक और चीज़ लेके आऊँगी, एक छोटा सा मुद्दा है। हमारा अभी एयर इंडिया का एयर क्रैश हुआ, बोइंग प्लेन था वो, और उसका जो भी कोई कारण था बट मैकेनिकल फॉल्ट तो था डेफिनेटली, है ना। और इससे पूरा देश हिल गया था। तो बोइंग को कौन प्रोड्यूस करता है? अमेरिकन से प्रोड्यूसिंग। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आप बोइंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे खुद पूछें जाके ना कि आप क्या बोइंग में बैठेंगे, तो मना कर देते हैं बैठने से। जनरल मोटर्स इनका कंपनी, कितनी गाड़ियां चलती हैं उनकी बताइए, या फोर्ड कितनी चलती है इनकी। वैसे तो टेक्नोलॉजी का ये बहुत नारा लगाते हैं। अगर आज हमारे इंजीनियर्स और हमारे डॉक्टर्स यूएस से वापस आ जाएं सारे, तो इनका सच में बुरा हालत हो जाएगा। IT, lot of IT people, they are Indians. Yes, the Silicon Valley entirely is full of Indians. Right. So they will be in doldrums actually if this happens. मैम एक सवाल ये भी था कि प्रेसिडेंट इलेक्ट अगर इस बार ट्रम्प होते हैं या क्या वहाँ क्या स्ट्रैटेजी अमेरिका में है, आपको पता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं ट्रम्प को, सब लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन मैम आने वाले 15 साल अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को देखें, क्योंकि रशिया ने हमेशा हमको सपोर्ट किया, पाकिस्तान के इशू पे अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा था और रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, और रशिया हमारा एक बहुत मजबूत और कॉन्फिडेंट अलाई रहा है, चाहे वो टर्म्स ऑफ ट्रेड हो, डिफेंस हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रशिया से हम जितने करीब जाते हैं अमेरिका को उतनी परेशानी होती है? तो क्या ट्रम्प अगर दोबारा आते हैं तो क्या ये मुश्किल और बढ़ेगी इंडिया के लिए? देखिए, जो वो जैसा मसला चल रहा है और जो सिचुएशन चल रही है, अगर ऐसे वापस आएंगे तो बढ़ेगी। पर हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली इस चीज़ का हल निकालना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरे वर्ल्ड में सबने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, सब इकोनॉमी चलनी है। तो इसलिए इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। राइट। मैम एक तो चलिए, ये तो एक तरह की ऐसा एक सवाल है कि अभी पता नहीं कि आगे क्या होगा, रिपब्लिकन्स आएंगे, डेमोक्रेट्स आएंगे अमेरिका में, लेकिन
अब एक टाइम पे मैम अमेरिका ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी थी, जैसे फर्स्ट टेन्योर जो ट्रम्प का था, चाहे वो B2 B1 वीजास को लेकर था, बहुत सारी छूट हमें मिली, IT सेक्टर के लिए बहुत सारे रिलीफ आए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारा, डिफेंस पे बहुत सारा अमेरिका ने हमें दिया। लेकिन रशिया क्या हमारा अमेरिका से बेटर एलाई हो सकता है क्या मैम आने वाले फ्यूचर में? रशिया हमेशा से ही हमारा बेटर एलाई था, बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड आफ्टर दैट आल्सो। रशिया हमेशा से ही हमारा बहुत अच्छा क्लोज एलाई था, तो और ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो एटलीस्ट रशिया डिपेंडेबल तो है, वो हमारे साथ तो है। US तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ 2 महीने, और फिर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तीसरे महीने मेरा दिमाग क्या कहता है, उस हिसाब से करूंगा। मैम ये जो क्राइसिस है, ठीक है चलिए टैरिफ वॉर हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि लाखों करोड़ के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो मैम इंडिया इन्वेस्ट करता है ट्रेजरीज में, वो अमेरिका में हमारे पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूम देने का ही बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के अपनी इंडस्ट्री को रिच कर सकते हैं। ऐसा आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, टैरिफ से किसको प्रॉब्लम होगा? सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रॉब्लम होगा। और हम सबसे ज्यादा पैसा है अपनी इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं? एक्सपोर्ट से और ट्रेड से बढ़ा सकते हैं। नो डाउट, हमारा 140 करोड़ की जनता है, हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारा कंजम्पशन बड़ा है, हमारा कंजम्पशन भी बड़ा है, बट जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उससे भी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है ना। अगर मैं आपको आज बताऊं कि कम से कम हमारा हर साल का सिर्फ US को और कनाडा को जो एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, वही 1400 करोड़ हमारा हर साल जा रहा है। सिर्फ ओनली द वायबल फी, रेस्ट द एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट, दे आर अर्निंग, दे आर स्पेंडिंग देयर इज इन अमेरिका, दे आर इंक्रीजिंग द इकोनॉमी। ठीक है ना? तो आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं इस चीज की कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट। इट विल बी एक्सपेंसिव। और फॉरेन करेंसीज का एक आने का जरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है मैम हमारे पास। एक चीज मैम और भी आजकल बहुत टर्म्स यूज हो रहा है कि एक कार्टेल टर्म है कि अगर क्या इंडिया एक कार्टेल बना ले 5-10 देश मिलके और वो डिसाइड कर ले कि हमें तेल किससे खरीदना है, जैसे ओपेक कंट्रीज का एक कार्टेल है, दे डिसाइड द प्राइस, राइट? तो क्या इंडिया ये इनिशिएट कर सकता है कि वी शुड गो फॉर अ कार्टेल एंड वी बाय product from selected countries only? Yes, definitely India should lead this rather, और इंडिया को as soon as possible एक कार्टेल बना लेना चाहिए, क्योंकि सब एशियन कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज इस टाइम टैरिफ से इम्पैक्टेड हैं, उनको साथ मिलके एक कार्टेल बनाना चाहिए, ताकि ट्रम्प को पता चल जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर हम ये कार्टेल बना लें और अपनी खुद की करेंसी में ये डीलिंग्स करनी शुरू कर दें, तो डॉलर का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा ना। लगता है आपको? यस, डेफिनेटली, इट्स डेफिनेटली फिजिबल। कैसे, क्या प्रॉब्लम्स और आउटकम्स होंगे आपको लगता है अगर ये होता है तो? देखिए, जैसे कि अब हम चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, SCO में जा रहे हैं, राइट, नो डाउट हमने चाइना के साथ थोड़े बुरे दिन भी देखे हैं और हम इतना विश्वास भी नहीं कर पाते हैं, पर देखिए ट्रेड अपनी जगह है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अपनी जगह हैं। Is a different scenario. That's a different scenario. Right. ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स इस चीज के तहत अपनी जो मॉनेटरी बैकिंग है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी 4th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है, राइट मैम। तो इस हिसाब से हम इस चीज को लीड कर सकते हैं। और जहां आप बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो प्रॉब्लम्स ये आ सकते हैं कि हर चीज UN सैंक्शंस के अकॉर्डिंगली और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लॉज के थ्रू होनी चाहिए। जो उनके लॉज के अंडर आएगा वो चीज ही एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कहीं से उठे और किसी के ऊपर कुछ भी लगा दे। मैम एक चीज और समझना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए भी, एनर्जी शील्ड पैक्ट क्या होता है और क्या इंडिया शुड गो विद रशिया ऑन दिस? यस, एब्सोल्युटली। ये समझाइए मैम। एनर्जी शील्ड पैक्ट ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि आई होप ये तो चीज बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। It should be like an investment of, I'm saying a big amount of approximately $50 to $100 billion. Since we are still talking in dollars only. So India को अपना investment वहाँ पे करना चाहिए, in the oil companies, in refineries, in their assets, ताकि जब हम वहाँ investment करेंगे, जब हम वहाँ पे भागीदार होंगे, हम पार्टनर होंगे, हम उस चीज को ओन करेंगे, तो पेनल्टी और टैरिफ किस काम का? कहाँ रह जाएगा पेनल्टी और टैरिफ, मुझे बताइए। तो वो हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम एक सॉवरेन नेशन है, हम इंडिपेंडेंट नेशन है, तो हमारे लिए कोई और तो डिसाइड नहीं करेगा, हमें डिसाइड करेंगे। तो अगर हम अपना वहाँ स्टेक
करते हैं, not only in Russia but in other countries also. We should create our stake. So when the stake is there, we are the owners. So there is no possibility, no question of tariffs, penalties, etc., etc. मैम वी हैव अ गुड रिलेशन विद लॉट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन ओपेक का मैम सिचुएशन क्या है कि वो रूल करते हैं, उनकी मोनोपोली है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका इफेक्ट बहुत सबको झेलना पड़ता है बिकॉज दे डिसाइड कि कितना रिलीज करना है क्रूड, क्या प्राइस होना चाहिए, और वो पूरा रूल करते हैं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को। वहां पर इंडिया का पेनिट्रेशन मैम कैसे बेहतर हो पाए? हम भी बहुत बड़े कंज्यूमर हैं एंड आई वुड से कि इसमें बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, बार्टर सिस्टम, राइट मैम। बट अगर हम वहां से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वी कैन बार्टर इट विद अदर गुड्स, लाइक वी आर इंपोर्टिंग ऑयल, we can barter them with pharmaceuticals, with IT other products, sector, other IT products, and whatever we have and whatever Right. they want. Fisheries and food products. Fisheries, food products. So we can do the barter system. So this is how we can monopolize and we can balance the situation. But OPEC would not be going with the route कि आप barter system कर लो और हम आप ऐसे कर लें, हम कि आप हमसे क्रूड ले लीजिए, हम आपसे दवाइयाँ ले लें। ये थोड़ा सा मैम नॉन फिजिबल लगता है कि ओपेक कंट्रीज बहुत चालाक हैं। देखिए चालाक तो हैं बट हमारे पास भी कुछ कम अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि अगर जितना जरूरी हमारे लिए क्रूड ऑयल है, अगर उतना ही जरूरी उनके लिए वो प्रोडक्ट है जो हम उनको बेचना चाहते हैं, तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। सो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि आज हमने फिशरीज को बाहर एक्सपोर्ट करना है इस कंट्री के साथ, ठीक है, वहां पर अगर फिशरीज ज्यादा तो उनको उसकी जरूरत नहीं है, व्हाई वुड दे डील विद अस? तो इट शुड बी कंट्री वाइज, सो दैट इज हाउ वी कैन डील इट। मैम जैसे कोविड में हमने किया था, कोविड में हमने बहुत सारी कंट्रीज को हमने वैक्सीन बेची थी, और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो बहुत अमीर हैं इकोनॉमी के लिहाज से और स्ट्रेटजी के लिहाज से, लेकिन वो भी कोविड का इंजेक्शन बना नहीं पाए थे, तो हमने उनको बेचा। मैम एक और टर्म एनर्जी एक्विजिशन फंड क्या है और इंडिया को क्यों इसको फॉलो करना चाहिए, क्यों वी शुड इन्वेस्ट इन एनर्जी एक्विजिशन फंड? See, why we should invest that? Because this is what I just said to you, that if we will fund it and if we will invest in it, then we will create a stake. When we will create a stake, then it will create a power for us to own that. And when we own that, then of course we can do the way things we want. Opposition always blames PM नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज आप अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त थे एंड यू हैड अ लॉट ऑफ ट्रेड डील्स विद देम, और अब आपकी दोस्ती कहाँ गई? वेज हाउ डी मोदी थिंक? तो बहुत ब्लेम कर रहा है विपक्ष पीएम मोदी को और सरकार को। ऐसा है कि मोदी जी ने जो भारत के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। अब ये है कि इस समय वो विपक्ष में बैठे हैं, ट्रम्प डेड इकोनॉमी बोल रहा है हमारी इकोनॉमी को, और विपक्ष भी डेड इकोनॉमी बोल रहा है। अगर डेड इकोनॉमी थी तो इतने फायदे क्यों ले रहे हैं, और अमेरिका हमसे सामान क्यों ले रहा है? उल्टा अमेरिका जो ट्रम्प है उन्होंने भारी मात्रा में काफ़ी ट्रेड किया है हमारे साथ, काफ़ी उन्होंने यहाँ पर हमारा डील्स की हुई हैं यहाँ पर हमारे रियल एस्टेट में, तो वो क्यों किया अगर डेड इन्वेस्टमेंट थी और डेड इकोनॉमी थी? If India is a dead economy, why even Rahul Gandhi ji investing in a lot of mutual funds which is from India only? Because it's वो opposition party है, तो मोदी जी को ऐसा बोलने के लिए हर कोई कुछ बोलेगा, पर जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। अगर इस समय विपक्ष रूलिंग में पार्टी में होता तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करती कि अब बताइए आपका स्टैंड क्या है, राइट? तब आप कहाँ भाग रहे होते हैं? मैम ये साइबर इकोनॉमिक टूल क्या है, और मतलब वो कैसे इनिशिएट हम कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को और बेहतर बनाने के लिए, एनर्जी सेक्टर को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए? साइबर इकोनॉमी इज अ साइलेंट डेटरेंस आई वुड से, और साइलेंटली ऐसे काम करने मतलब वुड बी नाइस, एपीआईज एक्वायर करके, आईटी एक्वायर करके अगर हम ये चीज़ पोर्ट्रे करें और इस चीज़ को हम फ्लोट कर दें तो हम काफ़ी इंटरनली यूएस के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। So cyber economic tools is a great thing to do because we are into AI, we are into cyber. So by using these tools, we can pressurize US. Ma'am, Indian IT sector it's fully dependent on like countries like America, Japan and stuff. तो हमारे आईटी सेक्टर को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अमेरिका एक बार टर्न करता है तो हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा आईटी का जो हमारा आईटी सेक्टर बहुत हिट करता है मैम। तो क्या हमारा कोई ऐसा एलाई हो सकता है जहाँ पर हमारा आईटी कंजम्पशन उस कंट्री में ज़्यादा हो और हम सेफ रहेंगे? ठीक है, अमेरिका हमारे पर जितना भी सैंक्शन लगाए बट वी कुड सर्वाइव विद आईटी। Yes, there are so many countries. We can opt for France, we can opt for Russia. In fact, Russia से हमारे बहुत सारे डील्स और पैक्ट्स चल भी रहे हैं यूके में। In fact, यूके में तो 99% डॉक्टर्स और
इंजीनियर्स ही हमारे हैं, इंडियंस हैं। तो वी आर एक्चुअली हेल्पिंग इट, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वी हैव इन द एंटायर वर्ल्ड। इंडो पैसिफिक मैम जो रीजन है हमारा, इस पे सिक्योरिटी डील्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि रशिया, चाइना और इनका अगर रशिया को अलग भी कर दें तो मैम जैसे जापान है, कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जो इंडियन पैसिफिक कंट्रीज हैं, ये बहुत, इनमें बहुत एकता नहीं है मैम, दे आर नॉट टुगेदर, जबकि इनमें एकता होनी चाहिए थी ताकि अमेरिका, रशिया जैसी कंट्री हमारा कुछ बिगाड़ भी ना पाए, लेकिन वो एकजुटता मैम, वो स्ट्रेंथ, वो यूनिटी नहीं है इंडो पैसिफिक में। अब ऐसा है कि जैसे क्वाड है, या फिर आप दूसरे जो नेशंस ले लीजिए, G20, G7 and BRICS and other stuff, Quad, तो ये सब बनाए इसीलिए थे कि इनमें एकजुटता हो, Unity। बट ऑफ कोर्स आइडियोलॉजीज डिफरेंट है सबकी, तो इसलिए वो इनकी ये यूनिटी इनकी नहीं हो पाती है। पर जो अमेरिका है वो इंडो पैसिफिक कंट्रीज को इंडिया के बिना कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा, चाइना को तो कभी बैलेंस कर ही नहीं पाएगा। He is an immediate neighbor. China is an immediate neighbor. Right. Okay, no doubt we have some external pressures, we have some internal issues with China, but America cannot balance it, and Indo-Pacific will be at stake there. तो अमेरिका इस पे घुसेगा भी नहीं मैम, क्योंकि उसको पता है कि तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर ये कंट्रीज एक साथ हो जाएं, तभी तो मोदी जी SCO जा रहे हैं ना अभी। अगर ये कंट्रीज एक हो जाएं, तो अमेरिका को पता है उसका कुछ नहीं हो पाएगा, वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा। वाई आई वुड से दैट अगेन नाउ कि अमेरिका क्यों बोल रहा है, ट्रम्प क्यों बोल रहा है बार बार कि मैं 50% नहीं 100% टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा अगर आप चाइना में गए। अगर आप, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही चाइना के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, वैसे ही डॉलर डिप्लोमेसी और यूएस बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। What is the immediate remedy for India to get rid of this tariff and Trump issues? See, we have to file the cases, as I said, in the International Court of Law, in the in the arbitration, under the Arbitration Act also, Permanent Arbitration Court, and in their internal courts also, so that we can suppress US to to some extent, and at the same time we have to deal with our other countries, we have to deal with the other options like France, Israel, UK से हमने किया ही है, and UAE and in fact China also, that we should start trading immediately in our own currency, the currency of those countries, so that the dollar diplomacy, the dollar stake should be lessened. Ma'am, thank you so much. That will be all from my side. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप शो में आए और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सारे इनपुट्स बहुत बेनिफिशियल होंगे हमारे ऑडियंसेस के लिए भी। थैंक यू सो मच। मोनिका मैम के साथ ये वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि प्राइम ब्रॉडकास्ट पर एक नई शख्सियत को बुलाएं, बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं और पॉडकास्ट के ज़रिए वो बातें निकल के आती। कभी कभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी गेस्ट हमें बताते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं। अभी के लिए प्राइम पॉडकास्ट पर इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप प्राइम न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। माई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इस इंटरव्यू को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, साथ ही साथ प्राइम न्यूज़ पर भी हम इस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।